ओके, हर हर महादेव मित्रों। चलिए शुरू करें, बोलो ऐसा नो। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओपीसी को कंप्लीट किया था। मुझे एक बार टाइप्स ऑफ कंपनी का मेमोरी टेक्निक बोलिए, क्या है बोले एक बार। आई ला मेरी काउ, आई पर से इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन सी कंपनी है? चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। क्या तीनों हो चुके हैं? यस। दूसरा, लाइबिलिटी पर से अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। लिमिटेड में कितने हैं? 3। गारंटी, शेयर कैपिटल, कॉम्बो। मुझे सेक्शंस बोलिए इनके। गारंटी का कौन सा है? टू सबसेक्शन नंबर 21। शेयर कैपिटल का टू सबसेक्शन नंबर 22 एंड अनलिमिटेड कंपनी का टू सबसेक्शन नंबर 92। अल्फाबेटिकली कृपया इसको कोट कीजिए, ठीक है। यह होने के बाद में हम आगे बढ़े थे एज पर मेंबरशिप। मेंबरशिप में कौन कौन से थे? पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल। उसमें से ओपीसी का सेक्शन कौन सा है? टू सबसेक्शन नंबर 62। प्राइवेट कंपनी टू सबसेक्शन नंबर 68 और पब्लिक कंपनी टू सबसेक्शन नंबर 71 और स्मॉल कंपनी टू सबसेक्शन नंबर 85, ठीक है। अल्फाबेटिकली कृपया इसको अरेंज करें, याद होगा, ठीक है। ओपीसी के सारे प्रोविजंस हमारे हो चुके थे और हम प्राइवेट कंपनी की तरफ जा रहे थे। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने लिखी थी और उसको याद भी किया था, याद है सबको। और मैंने उसके लिए हैंड एक्शंस भी बताए थे, एक बार सारे एक्शन कर लो। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 सेज दैट अ कंपनी बाय इट्स AOA ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड। हम दो, हमारे 200। Joint holding will be calculated as 1. Present past employees shall not be counted and invitation to public is not allowed. Is it very clear? एक बार डेफिनेशन वापस रीड कर लो जो आपने लिखी हुई है। गो फॉर इट फर्स्ट। अजय बेटा अंदर अजय। ओके, आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ है ना। एवरीबडी यस और नो। लेट्स गो। ओके, नाउ मैं शुरू कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के साथ, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से। आर यू गाइस रेडी? मेरे साथ साथ कृपया ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो लिखते वक्त लॉजिक भी क्लियर होगा और आपका चार्ट राइटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। सो हेडिंग डालिए, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो सेक्शन नंबर कौन सा है गाइस? टेल मी। सब लोग बोलेंगे टू सबसेक्शन नंबर 68। सबसे पहला लाइन कहता है द पेड अप कैपिटल इज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी क्या है बोले एक बार जो से प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब सवाल उठता है पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब गवर्नमेंट जब कैपिटल प्रिस्क्राइब करेगा उतना कैपिटल आपको देना पड़ेगा। पर इसका फिर सवाल पैदा होता है कि फिलहाल कितना कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। तो नीचे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कि अभी के डेट में देर इज नो कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड। देर इज नो कैपिटल क्या एक बार से प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है।
सो अभी आप 0 रुपीज या इवन 1 रुपये के साथ में भी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नाउ इस प्राइवेट कंपनी के सिचुएशन में आई एम गोइंग फॉरवर्ड और मैं अब प्राइवेट कंपनी का जो कंटेंट है उसको डिवाइड करना चाहूंगा फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी बाय इट्स एओए बाय आर्टिकल ऑफ क्या लिख बाजू से एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 1 क्या था बच्चों? पॉइंट नंबर 1 क्या था बोलो एक बार? रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सब लोग बोलो क्या है? रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो इसके ऊपर लिखो रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर 2 वर्ड हमारे बहुत काम के हैं। पहला वर्ड जो हमारे काम का है, फर्दर डिवाइड करो छोटा सा 2 पार्ट के अंदर। पहला वर्ड हमारे जो काम का है वो है रेस्ट्रिक्ट, और दूसरा वर्ड जो हमारा काम का है वो है शेयर्स। देखो लॉ पढ़ते हैं ना तो हमेशा हर एक वर्ड का डिसेक्शन आपको आना चाहिए। अगर आप वर्ड्स को प्रॉपर्ली डाइसेक्ट नहीं कर सकते तो आपको नहीं समझ में आएगा लॉ को पढ़ना कैसे पड़ता है। इज इट वेरी क्लियर? नाउ अगर आप देखो तो यहां पे बाय एओए रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वर्ड यूज किया है, रेस्ट्रिक्ट। अगर वो चाहते तो प्रोहिबिटेड भी तो वर्ड यूज कर सकते थे, बट हैव दे यूज्ड द वर्ड प्रोहिबिटेड? They have used the word restricted. What is difference between prohibited and restricted? Prohibited का मतलब होता है आप ये चीज कर ही नहीं सकते, और restricted का मतलब होता है आप ये चीज कर सकते हो पर थोड़ा थोड़ा। अरे हाँ है ना, आप ये चीज कर सकते हो पर थोड़ा थोड़ा, ऊपर ऊपर से। आई मीन टू से सो प्रोहिबिटेड का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं करना, कि अलाउड ही नहीं है, बट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि कर सकते हो बट थोड़ा थोड़ा। अब इन्होंने प्रोहिबिटेड वर्ड नहीं यूज किया, ये गलती की है या जानबूझ के इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया है? इन्होंने जानबूझ के रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया है। दैट मीन्स टू से कि प्राइवेट कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर इनको टोटली खत्म नहीं करना था। इनको प्राइवेट कंपनी का ट्रांसफर ऑफ शेयर खत्म नहीं करना था पर रिस्ट्रिक्ट करना था, ट्रांसफर अलाउ करना था पर थोड़ा थोड़ा। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर अलाउड है, चलो प्रोहिबिटेड नहीं है, और थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर अलाउड है, तो फिर कौन सा वाला वो थोड़ा है जो अलाउड है? अरे बोलो हाँ या ना, कि थोड़ा थोड़ा अगर कर सकते तो कौन सा? इज इट यस और नो? सो प्लीज टेल मी द आंसर कि रेस्ट्रिक्टेड है, चलो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू मीन? कितना, कौन कौन सा ट्रांसफर अलाउ किया जाएगा? बोलो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर अलाउ किया जाएगा? क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को शेयर ट्रांसफर अलाउ करना तो वो तो पब्लिक कंपनी बन गई भाई। मैंने कल उठ के बाहर जो सब्जी वाला बैठा है उसको शेयर बेच दिए, तो कौन सी प्राइवेट कंपनी? फिर प्राइवेट क्या है उसमें? कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, उसे प्राइवेट बोलेंगे? दरवाजा जब खुला है, whether the things become private? No. कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, भाई साहब बोलो यस और नो, सो दैट्स नॉट बिकम प्राइवेट। तो प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन वर्ड का यहाँ पे 3 मतलब होता है गाइस। शेयर्स को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे, शेयर्स का बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड का पहला मतलब है क्या मेंबर टू मेंबर ट्रांसफर अलाउड है? आंसर है यस। मेंबर टू मेंबर ट्रांसफर अलाउड है? आंसर है यस। कि मेंबर दूसरे मेंबर को शेयर ट्रांसफर करे, बहुत अच्छी बात, ये वैसे भी प्राइवेट रहेगा। अरे आ रहा क्या ध्यान में? दूसरा, कोई अगर मेंबर खुद के बच्चे को विल के थ्रू या खुद के रिलेटिव को विल के थ्रू शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, काय के थ्रू बोले एक बाजू से रिलेटिव को विल के थ्रू शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। एक बाप अपने बच्चे को होल्ड की हुई इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करना चाहता है, क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, तो ये भी अलाउ करना चाहिए। और तीसरा वाला जो अलाउड है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। वो है प्राइवेट, केवल एक बार प्लेसमेंट। डू यू नो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट गाइस? क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेटली लोगों को शेयर्स देना, मतलब आपको पता है, सिर्फ आपको क्लिक नहीं हो रहा। पूछो क्या? शार्क टैंक। शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में वो 5 लोग बैठे रहते हैं, उसमें एक खतरनाक आदमी बैठा रहता था पहले, ये दोगलापन है। अरे बोलो ना हाँ है ना, ये क्या कर रहा है तू? ये सुनो, सो प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ काइंड, शार्क टैंक इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने देखना शार्क टैंक में आने वाली 99% कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है।
और वो शार्क टैंक वालों के ना ही रिलेटिव है, ना ही शार्क टैंक वाले उन कंपनी के मेंबर्स है, बट बिंदास वहां पे शेयर के ऑफर ठोक के आ जाते हैं कि भैया हम आपको 1 मिलियन में देंगे 10% शेयर्स। बोलो यस और नो। अब जब आप ऐसा ऑफर देते हो तो ऐसा ये ऑफर पब्लिक को दिया है या ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया है, इन्वेस्टर्स को दिया है? इन्वेस्टर्स को दिया है। तो शार्क टैंक इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो भी अलाउड है। इज इट वेरी क्लियर? अब शार्क टैंक तो आपके सामने है, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा गौर से सुनना। शार्क टैंक जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट या फंडिंग वगैरह करता है, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। आपको शायद नहीं पता है, शार्क टैंक को खरीदने वाले भी लोग दुनिया में प्रेजेंट है। देर आर फ्यू बैंक्स, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ ओराविल स्टेज, ओयो रूम्स, अच्छी चीजें बोल रहा हूँ, डोंट वरी। सो आपको पता है ओराविल स्टेज को सबसे बड़ा फंडिंग किया था सॉफ्ट बैंक ने। सॉफ्ट बैंक ने ओराविल स्टेज को $800 मिलियन का फंडिंग किया था। $800 मिलियन में शार्क टैंक 5 बार बेचा जाएगा पूरा का पूरा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना। ये जो सिर्फ आपको शार्क टैंक दिख रहा है, दैट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स है दुनिया में, लाइट स्पीड, डीएसजी एक्सेट्रा, ये जब इन्वेस्टमेंट करने पाए तो शार्क टैंक को ही 10 बार खरीद ले। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीजों को आपने याद रखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। सो आपका शेयर का ट्रांसफर प्रोहिबिटेड नहीं है, आपका शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब सिर्फ 3 जगह पे आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। कौन सी 3 जगह पे? सब लोग बोलेंगे कौन सी 3 जगह? मेंबर टू मेंबर, मेंबर टू रिलेटिव एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको अभी मैं बोल रहा हूं, आगे इंटर पे काम में आ सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन नंबर है 42, कंपनीज एक्ट में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चाहिए तो कोट करो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहां मेरे को एक और बहुत जोर से सवाल आया है, पूछो। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? सर है रिलेटिव मतलब सर जिस दिन रिजल्ट आता है ना उसी दिन कॉल आता है सर, और वो सर वो घर पे चाय पीने आते और पूछ के जाते कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है। अरे बोलो ना, है ना। सो टेल मी व्हाट इज रिलेटिव। अब वो रिलेटिव छोड़ दो कि तुम्हारे चाचा भतीजा मामा भांजे कि चाचा के भतीजे के मामा का दूध वाला, नहीं। इज इट वेरी क्लियर? मैं यहां पूछ रहा हूं लीगल टर्म्स में रिलेटिव का डेफिनेशन क्या है। जिनमें ब्लड रिलेशन आ गया वो रिलेटिव है। व्हाट अबाउट जवाई और बहू? बहू के साथ ब्लड रिलेशन होता है, जवाई के साथ ब्लड रिलेशन होता है? नो सर, खून मिला के देखना पड़ेगा। तो टेल मी व्हाट इज रिलेटिव्स। आपको पता है कंपनीज एक्ट में रिलेटिव का बकायदा डेफिनेशन दिया है। आपको पता है पूरे सीए के कोर्स में ना आपको रिलेटिव की डेफिनेशन ही 4 बार आएगी। 5 साल में 4 बार रिलेटिव की डेफिनेशन, एक कंपनीज एक्ट की, एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, एक इनकम टैक्स एक्ट की, और सारे अलग है, सारे अलग। ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं रिलेटिव की। कंपनीज एक्ट के 2 सबसेक्शन है 77। ठीक है, आर पर से डेफिनेशन शुरू हो रही है। सो पी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी 71 में खत्म होता है, तो आर पर से रिलेटिव की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 77। वैसे भी इसको अगर अलग तरीके से याद रखना है तो उसका भी टेक्निक है अपने पास। पूछो क्या? रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। सब जन बोलो जोर से, क्या बोलना है? रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। इससे आपको सेक्शंस पर सिर्फ साथ साथ मत याद रखना, उसके पहले 2 भी है। इज इट वेरी क्लियर? नहीं तो एग्जाम में जाके सेक्शन 77 रिलेटिव है। सो रिलेटिव रहते हैं साथ साथ। 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार? 77। अब एक बार मैं आपको रिलेटिव बता दूं, मतलब आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कंपनी में भाई साहब किस किस को आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले ले लो बंदा। अब मेरे पीछे बोलना, 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, एक आजू एक बाजू। बस इतना आपने याद रख लिया, आपको रिलेटिव याद हो जाएगा। पूछो कैसे? ऊपर मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर। इज इट वेरी क्लियर? अब इनको इनके स्पाउसेस से जोड़ देने का। ऊपर जोड़ोगे क्या? ऊपर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो मदर फादर में हाँ, आप अगर मदर फादर में चाहो तो स्टेप फादर स्टेप मदर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ऑल स्टेप्स आर एडेड। प्रत्येक पायरी काउंट केल्या जाईल। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो ऑल स्टेप्स आर एडेड। ब्रदर की दुल्हन, सिस्टर का हस्बैंड, जेंडर जस्टिफिकेशन ठीक से, नहीं तो सन का हस्बैंड। सो सन की वाइफ, एक बार बोलो, एक और बार बोलो, बहुत बढ़िया, शानदार। सो डॉटर का हस्बैंड। ठीक है, सन की वाइफ समझने में समय लगे। लेट्स गो। सो मदर फादर, ब्रदर की दुल्हन, सिस्टर का हस्बैंड, सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड। अब इन लोगों में से सिर्फ
भाभी और जीजू, जीजू। सो भाभी और जीजू रिलेटिव नहीं होते, बाकी सब रिलेटिव है होते हैं, और खुद का स्पाउस ये भी रिलेटिव होता है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो अगर आप रिलेटिव काउंट करो तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल रिलेटिव्स कितने बोले एक बार? 9। अब इसमें आप थोड़ा सा इंटर लेवल पे जाओगे और फेमा वगैरह के डेफिनेशन में जाओगे तो इसमें अब देखो रिलेटिव्स आपके हो गए हैं कितने बोले एक बार? जो से 9। इसमें आपको एक और डेफिनेशन आता है क्लोज रिलेटिव का। मतलब रिलेटिव में भी एक रिलेटिव होता है, उसे कहते हैं क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव मतलब जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन होता है। जिनका आपके साथ क्या होता है? ब्लड रिलेशन। मदर फादर के साथ होता है तो मदर फादर क्लोज रिलेटिव। ब्रदर सिस्टर के साथ होता है सो ऑफकोर्स क्लोज रिलेटिव। सन डॉटर के साथ होता है, सन की वाइफ के साथ होता है, डॉटर के हस्बैंड के साथ, खुद के वाइफ के साथ होता है। वाइफ खून पीती है, याद रखने का तरीका, ऐसा मत घर पे मत बोलना मेरे, ठीक है? लेट्स गो। सो क्लोज रिलेटिव, इसमें से अगर आप सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड निकाल दो तो टोटल क्लोज रिलेटिव बचते हैं 7। CR7। समझ में आ रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टी शर्ट का नंबर कौन सा है? से धोनी मत बोलना अभी, उसका कोई रिलेशन, मतलब मैं है फैन बट उसका कोई रिलेशन नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? नहीं सर, 7 थाला फॉर रीजन सर, सो प्लीज डोंट। इज इट वेरी क्लियर? सो रिलेटिव टू सबसेक्शन कौन सा है बोले एक बार? 77। उसमें भी क्लोज रिलेटिव भी 7 ही है, और नॉर्मल रिलेटिव कितने हैं? 9। तो आप 9 रिलेटिव्स के अंदर, अच्छा इनके मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे बच्चे ही अगर 5 है या क्रिकेट टीम है तो ऑब्वियसली वो 11 माने जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना चाहिए। तो ये 3 केसेस में आप आपके शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, एंड दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्ट्रिक्टेड। एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? जोर से बोले एक बार यस और नो? अब ये मैंने सिर्फ पहला वर्ड डाइसेक्ट किया है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। अब मैं दूसरे वर्ड के ऊपर जा रहा हूं, दैट इज क्या बोले एक बार? शेयर। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोला है ना। मुझे बताओ शेयर, ये बेटा फोकस इधर चाहिए। सो शेयर ये सिक्योरिटीज का सब पार्ट है। काय का सब पार्ट है बोले एक बार? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का एक पार्ट शेयर है, पर सिक्योरिटीज के और भी तो पार्ट्स है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट। सिक्योरिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको आपने डिपॉजिट्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट उठाए हैं क्या। इज इट वेरी क्लियर? तो डिपॉजिट इज नॉट ऑलवेज अ सिक्योरिटी। इट डिपेंड्स कि आपने बदले में इंस्ट्रूमेंट दिया है क्या, क्योंकि वेयर देर इज ए इंस्ट्रूमेंट देर इज अ सिक्योरिटी, वेयर देर इज नो इंस्ट्रूमेंट देर इज नो सिक्योरिटी। अगर डिपॉजिट अगर सिक्योरिटी तो फिर तो लॉन्ग टर्म लोन भी सिक्योरिटी है, बट लॉन्ग टर्म लोन सिक्योरिटी नहीं हो सकता बिकॉज देर इज नो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द सेम। डिबेंचर के केस में लोन के अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सिक्योरिटी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? तो बेसिकली अब इन्होंने क्या बोला है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोला है। अगर वो चाहते तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते थे ना, बट दे हैव नॉट यूज द वर्ड सिक्योरिटीज, दे हैव यूज द वर्ड शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ शेयर ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, विच अल्टीमेटली मीन्स ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स एंड ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स इज एग्जम्प्टेड। इसके केवल एक बार जो से एग्जम्प्टेड, मतलब प्राइवेट कंपनी में बॉन्ड्स और डिबेंचर फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर? थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। डिबेंचर और बॉन्ड ट्रांसफर करने के लिए आपको 3 लोगों के साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी थर्ड पर्सन को उठा के डिबेंचर और बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आप थोड़ा सोचो, प्राइवेट कंपनी अगर थर्ड पार्टी बैंक से लोन ले सकता है तो थर्ड पार्टी को डिबेंचर क्यों नहीं इशू कर सकता? लॉजिकल है ना भाई? अगर थर्ड पार्टी बैंक से आप लोन उठा सकते हो, किसी भी अरे गहरे पर्सन से लोन उठा सकते हो, तो अरे गहरे पर्सन को डिबेंचर तो दे भी सकते हो ना। एंड दैट इज व्हाई लॉजिकली दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सिक्योरिटीज, दे हैव यूज्ड द वर्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एक एक वर्ड का डाइसेक्शन समझ में आना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? पहले मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। है कोई बाहर? आ जाओ बेटा अंदर। लिख लो इसको फटाफट। अच्छा स्पेस अगर नहीं हो रहा है, पूरा स्पेस यूज कर लो, एक के नीचे एक ब्लॉक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, बट वो डायग्राम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? अगर थर्ड ब्लॉक नहीं भी आया तो हम पूरे ब्लॉक्स के नीचे लिख लेंगे, डोंट वरी, एक्सटेंड कर देंगे।
आज सवेरे क्लास नहीं थी क्या? कोई मैसेज तो आया था ना? तो पहले लेक्चर मेरा ही था, कोई मैसेज चेक किया? क्लोज रिलेटिव में एवरी ब्लड रिलेशन और उस ब्लड रिलेशन का ऑप्शन ये सारे आएंगे। तो अगर मदर है तो मदर के साथ ब्लड रिलेशन है, अगर स्टेप मदर है तो ब्लड रिलेशन नहीं है बट वो मदर का ऑप्शन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट आई कैन नॉट जस्टिफाई इट इन एनी अदर सेंस। ठीक है, लिखना हो गया है सबका? जोर से बोलो सुनो। एवरीबडी डन? लिखो लिखो चलो फास्ट। एवरीवन डन? चलो आगे बढ़ू मैं। बच्चों बोलो ये सुनो। ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाला एरिया। पहला वर्ड हो गया एज पर ए देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, सो फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकंड पॉइंट क्या था? एक्शन एक्शन एज पर ए ओ ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्ट। सेकंड पॉइंट क्या था? हम तो हमारे 200 बराबर है, सो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर हाफ पेज में आपका पहला वाला ब्लॉक आया है तो बच्चों हाफ पेज में सेकंड लिख लो, थर्ड वाला नीचे लिख लेंगे, डोंट वरी। सो मिनिमम मेंबर्स 1, मैक्सिमम मेंबर्स 200। सर आपने मिनिमम 200 बोला, 1 लिखा जानबूझ के, बिकॉज ओपीसी को भी कॉन्फ़िगर करना है ना गाइस। ओपीसी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, सो ओपीसी का मिनिमम मैक्सिमम 1 ही है भाई साहब। ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितने होंगे बोले एक बार? 2। मैक्सिमम कितने होंगे बोले एक बार? 200। क्लियर है सबको? अब सबसे प्राइमरी क्वेश्चन रेज होता है, सबसे पहला सवाल रेज होता है, पूछो क्या? सबसे प्राइमरी क्वेश्चन रेज होता है, हु कैन बी मेंबर? हु कैन बी क्या बोले एक बार? उसे मेंबर। कौन मेंबर बन सकता है? ओनली इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन या कोई भी पर्सन यहां मेंबर बन सकता है? बिकॉज मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 बोल दिए, पर बन कौन सकता है भाई? अच्छा, कितने टाइप के पर्सन होते हैं? लगाओ बोली। 3 और ओके, आ जाओ कर लो एक्शन मेरे साथ। इंडिविजुअल HUF। ठीक है, एक इंडिविजुअल है तो फैमिली जमा हो गई तो क्या हो गया? HUF। फिर 2 लोग साथ आए तो फर्म, बराबर है। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इज इट वेरी क्लियर? सो नो, सो आपस से क्या है? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था। सो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वैसे भी समझ में नहीं आते। अरे बोलो हाँ है ना? सो आपस से इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये सबका ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी। एक बार सब लेजन बोलो, क्या बोलना है इन सबका? ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी। आपको शायद नहीं पता, थोड़ा ब्रीफ दे दूं। पर्सन की जो डेफिनेशन डिफाइन है, इट इज डिफाइंड
in a way to tell that how many type of person can legally make a contracts in India. आप अगर देखोगे तो ये 7 लोग छोड़ के इस दुनिया में, मतलब एक्चुअली इंडिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये 7 कैटेगरीज में सारे आ जाते हैं। यू टेक एनी नेम, इंडिविजुअल का लो, आर्टिफिशियल पर्सन का लो, पर ये 7 जगह पे सारे आ जाएंगे। आप बोलोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई विल से एओपी। आप बोलोगे स्टॉक एक्सचेंज, मैं अगर बोलूंगा अगर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के फॉर्म में है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन के फॉर्म में तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर वाज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देन इट इज कन्वर्टेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एज अ कंपनी। आप बोलोगे सर महाराष्ट्र बैंक का तिलक रोड वाला ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसलिए ब्रांच ऑफिस एजेंसी भी कवर्ड है इसमें। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो इंडिया में ये 7 लोग छोड़ के कोई बचता ही नहीं है। देयर इज नो अदर पर्सन यू कैन डिफाइन इन इंडिया। ये 7 लोग ही इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे से। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो एक बार, ये सुनो। सो एक बार वापस डेफिनेशन कर लो, क्या है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, सॉरी एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोलो ये सुनो। नाउ हु कैन बी मेंबर? ये 7 लोगों में से कौन मेंबर बन सकता है? तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑल द 7 पर्संस। मेरे साथ साथ लिखिएगा, ऑल द 7 पर्संस कैन बी मेंबर। ऑल द 7 पर्संस कैन बी मेंबर। लिख लिया सबने? फिर मेरे को एक और बहुत जोर से सवाल आया है, पूछो क्या? वेदर माइनर कैन बी ए मेंबर? यस और नो? यस और नो? माइनर मेंबर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पक्का श्योर? सोच लो, बाद में मत बोलना मेरे को। कितने लोगों को लगता है माइनर मेंबर हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? रीजन? एचयूएफ मेंबर हो सकता है, बट एचयूएफ हैव अ सेपरेट लीगल पर्सनल एंटिटी, आप उसमें माइनर नहीं गिन सकते। एचयूएफ खुद मेंबर हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। माइनर का पर्सनैलिटी अलग है। यस? नहीं? हाँ, उधर हाथ रेज किया था ना, उधर मैं मजाक में किया था सर। ओके, एनीवन, व्हाई माइनर कैन बी ए मेंबर? और भाई अच्छा, कितने लोगों को लगता है मेंबर नहीं हो सकता? रीजन? वो नहीं आपने हाथ रेज कर, अच्छा बाकी लोग जो हाथ रेज नहीं कर रहे, कोई ओपिनियन नहीं है कि जीवन में है? वो तो सर अभी क्या क्लास थी इसलिए बैठे थे, तुम सीरियस टॉपिक पे आ गए थोड़ा सा। बोलो माइनर में कितने लोग माइनर है आप में से? कितने लोग माइनर है आप में से? आप मेंबर हो सकते हो क्या सब लोग कंपनी के? कैन यू होल्ड द शेयर्स? नो या यस? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, तो बहुत इजी है समझना। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं बच्चों, बातें कम, बोर्ड पे ध्यान। क्या माइनर फर्म में मेंबर हो सकता है? बोलो हाँ है ना? फर्म में मेंबर नहीं, माय मिस्टेक, पार्टनर हो सकता है फाइनल फर्म में? बोलो हाँ है ना? 2 केसेस में हो सकता है। फर्स्ट एज अ स्लीपिंग पार्टनर, दूसरा एज अ नॉमिनल पार्टनर। बराबर है? पक्का? श्योर? तो अगर ये आपको पता है तो आपको आंसर आना चाहिए। चलो लॉजिकल लेवल पे लेके जाता हूं, बहुत अच्छे से सुनना। फर्म में माइनर पार्टनर हो सकता है, गार्डियन की भी जरूरत नहीं है, नो गार्डियन रिक्वायर्ड। ही कैन बी नॉमिनल पार्टनर ऑन हिज ओन, he can be a sleeping partner on his own. What is difference between sleeping and nominal partner? स्लीपिंग पार्टनर कोई काम नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर भी काम नहीं करता, पर गुडविल के लिए रहता है। इज इट वेरी क्लियर? फर्म का ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है बेटा, बराबर है?
मतलब फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसमें आपने माइनर को एज अ पार्टनर अलाउ किया, बोलो है ना। मैं बात करता हूं कंपनी की। कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। मुझे थोड़ा सा सवाल का जवाब देना, कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा रिस्की है, फर्म या कंपनी? कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा रिस्की है? फर्म जैसा स्ट्रक्चर ज्यादा रिस्की होने के बावजूद भी आपने वहां पे माइनर को पार्टनर अलाउ किया, और कंपनी जैसा स्ट्रक्चर कम रिस्की होने के बावजूद भी, लिमिटेड लाइबिलिटी होने के बावजूद भी आप बोल रहे हो यहां पे माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। पूरा लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, सारे लॉज, जुवेनाइल एक्ट से लेके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके कंपनीज एक्ट से लेके एवरीवन। अब आप सोचो, आपने ज्यादा रिस्की स्ट्रक्चर में माइनर को झोंक दिया, वो भी बिना गार्डियन के, वहां वो पार्टनर बना दिया तुमने। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो कम रिस्की स्ट्रक्चर के अंदर माइनर पार्टनर बनना, माइनर मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता? एक्चुअली देखा जाए तो माइनर मेंबर बन सकता है, बिकॉज इट इज अ लेस रिस्कियर स्ट्रक्चर। इज इट वेरी क्लियर? रही बात उसको सेफ रखने की, तो वैसे भी पार्टनरशिप में भले ही पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, पर माइनर कभी लाइबल होता ही नहीं था, बोलो हाँ है ना। तो सेम कंपनी में भी होगा कि वो शेयर होल्डर है तो लाइबल नहीं होगा, बात खत्म। सर व्हाट इफ पार्टली पेड शेयर है, पार्टली पेड शेयर से फिर भी लाइबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर फिर भी सर पर कंपनी में सर ज्यादा तकलीफ है तो गार्डियन का नाम साथ में लिख दो। पर अगर आप थी, दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्कियर इंटरप्रिटेशंस, कि अगर लॉ ने किसी ज्यादा रिस्की चीज को अलाउ करके रखा है तो इट इज अज्यूम्ड दैट कि कम रिस्की चीज तो वैसे ही अलाउ होगी, अदरवाइज फिर लॉ वर्क कैसे करेगा ना भाई। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अगर तुमने किसी ज्यादा रिस्कियर चीज को अलाउ करके रखा है और तुम बोल रहे कम रिस्कियर अलाउड नहीं, फिर तो लॉ के इंटरप्रिटेशन ही खत्म हो जाए। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई मर्डर अलाउड है पर चोरी अलाउड नहीं है। इज इट? बोलो हाँ है ना। एंड दैट इज वाई अ माइनर बिकम अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर, सॉरी माइनर बिकम अ मेंबर। सो माइनर वेदर कैन बी अ मेंबर, यस। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, कंपनी को दिक्कत है, गार्डियन का नाम लिखो, गार्डियन का सिग्नेचर लो, पर माइनर को मेंबर रखा जा सकता है। पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए अवॉइड करना क्योंकि उसमें लाइबिलिटी आ सकती है, फुल्ली पेड शेयर्स के लिए तो बिल्कुल हो सकता है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। अच्छा ये सब कहां बोला गया है? ये बोला है 2 सबसेक्शन नंबर 55। ये है मेंबर का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन मेंबर। इज इट वेरी क्लियर? तो हम दो, हमारे 200 में माइनर भी आ सकता है गाइस। हम दो हमारे 200 में सातों लोग आ सकते हैं, सातों में भी इंडिविजुअल में माइनर भी आ सकता है। तो मैं आपको जो क्लैरिटी वाली चीज है वो बोल रहा हूं, यहां तक आइडिया क्लियर है? अब वो हम दो हमारे 200 में ना दो क्लैरिफिकेशंस थे, दैट जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1। जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज जॉइंट होल्डिंग गाइस? हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर होल्ड करे जॉइंट होल्डिंग होगा। व्हाट अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं होगा जॉइंट होल्डिंग। जॉइंट होल्डिंग के लिए रिलेशन कंपलसरी है? नहीं है या है? नहीं है? बोलो कौन सा वाला? क्या जॉइंट होल्डिंग के लिए रिलेशन कंपलसरी है? ये भाई नाम बोलो। निशा। निशा और मुझे जॉइंट होल्ड करने टीसीएस के शेयर, आप हमें रोक सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जॉइंट होल्डिंग के लिए कोई भी रिलेशन की जरूरत नहीं होती। जॉइंट होल्डिंग थर्ड पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। इज इट वेरी क्लियर? क्या आपको जॉइंट होल्डिंग समझ में आता है? पक्का आता है? फिर आप जिस लेवल पे बाल की खाल खरीद रहे हो ना, हमको तो कुछ ही नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, समझ में आ जाएगा। इफ आई से 10 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 shares jointly, if 10 shareholders holding 200 shares jointly, then one shareholder is holding how many shares? One shareholder is holding how many shares? 200। ये जिसको समझ में आया उसको जॉइंट होल्डिंग समझ में आया।
सोच लो, लगा लो, दिमाग लगा लो। अगर मैं ये बोलूं 10 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स ज्वाइंटली, और मैं ये पूछूं 1 शेयर होल्डर इज होल्डिंग, तुम बोलोगे 20, फिर ज्वाइंट होल्डिंग किस बात का बेटा? फिर ज्वाइंट होल्डिंग किस बात का? फिर तो तुम डिवीजन कर रहे हो, और ज्वाइंट होल्डिंग में देयर इज नो, फिर ज्वाइंट किस बात का? सो याद रखिएगा, ज्वाइंट होल्डिंग में हर शेयर होल्डर का हर शेयर के ऊपर, जो ग्रुप है, हर शेयर होल्डर का हर शेयर के ऊपर इक्वल राइट होता है। एंड दैट्स व्हाई इवन 1 शेयर होल्डर इज ऑल्सो होल्डिंग 200 शेयर। आप मुझे पूछो सर इसमें से 5 शेयर होल्डर, तो भी मैं बोलूंगा 200 शेयर। आप बोलोगे 9 शेयर होल्डर, तो भी मैं 200 बोलूंगा। आप 10 बोलोगे तो भी 200 बोलूंगा। अनलेस एंड अनटिल द कंपनी इज लिक्विडेटेड और ज्वाइंट होल्डिंग इज लिक्विडेटेड, तब तक मैं डिवीजन नहीं कर सकता। Are you guys understanding? That is the meaning of joint holding, and that is why all these 10 shareholders will be calculated as one. All these 10 shareholder will be calculated as one. अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ज्वाइंट होल्डिंग में सिर्फ 2 लोगों को ही ज्वाइंटली एक माना जाएगा। नहीं, ज्वाइंट होल्डिंग में अगर 1000 लोग भी ज्वाइंट होल्डिंग में होंगे, thousands of the shareholders in a joint holding will still be counted as one. Are you guys understanding? Sir, what if प्राइवेट कंपनी की लिमिट ही 200 मेंबर्स की है और ज्वाइंट होल्डर 500 है, तो भी 1 ही काउंट करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। यहां 2 लोग साथ में 2 किलोमीटर साथ में चल नहीं सकते, इतने सारे एक साथ ज्वाइंट होल्डर नॉर्मली नहीं रहते। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? दैट्स व्हाई आपने ये प्रिंसिपल याद रखना है कि जब ज्वाइंट होल्डिंग की बात आती है तो हर शेयर होल्डर का हर शेयर पे इक्वल राइट है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार, यस और नो? ये चीज को याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट वाला चीज, पूछो क्या? प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शॉल बी कैलकुलेटेड एज, क्या है बोले एक बार? 1। सो मैं यहां लिखता हूं प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय कैलकुलेटेड, सॉरी, शॉल नॉट बी कंसिडर्ड, माय मिस्टेक। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, शॉल नॉट बी काउंटेड। ये सेंटेंस आया, बोलो हाँ है ना मित्रों? प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, बराबर है? मतलब अगर कंपनी में 200 शेयर होल्डर है और 100 एम्प्लॉय है, तो 100 के 100 एम्प्लॉय को माइनस करके 100 शेयर होल्डर, खत्म। सवाल ये है कौन से एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं ये? विच एम्प्लॉय? प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड, कौन से एम्प्लॉय की बात चल रही है? जाओ डेफिनेशन पढ़ो, जाओ। बोलो कौन से एम्प्लॉय की बात चल रही है गाइस? कौन से एम्प्लॉय की बात चल रही है? ओके, अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, सुन के प्रॉपरली बोलना। कंपनी का ऐसा एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर ही नहीं है, इसकी बात चल रही है, या कंपनी का ऐसा एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर भी है, उसकी बात चल रही है? कौन से एम्प्लॉय की बात चल रही है पहले ये बताओ। जो शेयर होल्डर नहीं है उसकी बात चल रही है, जो शेयर होल्डर है उसकी बात चल रही है? जो नहीं है उसकी या जो है उसकी? देखो हम मेंबर्स का, आप समझिए बात को, आप अगर डेफिनेशन को गौर से देखोगे ना, सी दिस इज द डेफिनेशन। इसमें क्या लिखा है? द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स शॉल बी 200, बराबर है? और ये 200 कैलकुलेट करने के लिए, ये पॉइंट नंबर 2 के लिए ये 2 प्रोविजोज है गाइस। ये 2 प्रोविजो पॉइंट नंबर सिर्फ 2 के लिए बनाई गई है, पूरे डेफिनेशन के लिए बनाई नहीं गई है। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि जब आप 200 की लिमिट को कैलकुलेट करोगे, उस कैलकुलेशन में ज्वाइंट होल्डिंग को आपने एक कैलकुलेट करना है, और प्रेजेंट एम्प्लॉय या पास्ट एम्प्लॉय अगर कोई है तो उसको कैलकुलेट नहीं करना है। Are you guys understanding? This both the provisions, लॉ का ड्राफ्टिंग समझिए। मुझे एक बात बताइए, पॉइंट 2 के नीचे अगर 2 प्रोवाइडेड दैट है, तो क्या ये 2 प्रोवाइडेड दैट डेफिनेशन के लिए बने हैं या सिर्फ पॉइंट 2 के लिए बने हैं? मतलब आप जब 200 कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 2 कंडीशंस लग रही है, इसलिए मैंने 200 के अंदर ज्वाइंट होल्डिंग पहले आपको समझाया। इसका मतलब यह है कि नीचे जब मैं एम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये एम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन मुझे 200 के नंबर से रिलेट करना है। ये जो 200 का नंबर है, मुझे इसके कैलकुलेशन में 200 आएगा या नहीं आएगा ये देखना है।
अब मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा कि 200 के कैलकुलेशन में एम्प्लॉय आएगा या नहीं आएगा, ये तो मैं तब सोचूंगा ना जब एम्प्लॉय भी खुद शेयर होल्डर होगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? मैं ये 200 का कैलकुलेशन में तो एम्प्लॉइज को तब मानूंगा ना भाई, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं मेंबर कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं शेयर होल्डर कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मैं शेयर होल्डर कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो शेयर होल्डर है उनके बारे में डिस्प्यूट है ना। अरे जो शेयर होल्डर है ही नहीं उसका क्या डिस्प्यूट? अंडरस्टैंडिंग? सो अगर कोई एम्प्लॉय है और वो अगर मेंबर नहीं है, अगर कोई एम्प्लॉय है और अगर वो शेयर होल्डर नहीं है, तो भाई देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिम। इस बंदे का कोई भी सवाल नहीं है, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट जस्ट कंसिडरिंग हिम। हो सकता है कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है और 1000 में से भाई साहब 950 एम्प्लॉइज ने कोई शेयर होल्डिंग नहीं लिया, तो मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा गाइस। मैं 950 एम्प्लॉइज की बात ही नहीं कर रहा जिन्होंने कंपनी में शेयर होल्डिंग नहीं लिखा है। क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि मैं यहां मेंबर का नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं। और मैं मेंबर का नंबर तो मैं उसका कैलकुलेट करूंगा ना जिसने शेयर होल्डिंग लिया है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोलो ये सुनो। तो मेरा यहां पे टोटल कैलकुलेशन क्या चल रहा है? जब मैं 200 कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि वो एम्प्लॉय, सिर्फ वो एम्प्लॉइज जो शेयर होल्डर है, क्या मैंने इनको 200 में लेना चाहिए या मैंने इनको 200 में नहीं लेना चाहिए, ये मेरा सवाल है। और लॉ कहता है, डेफिनेशन कहता है कि भैया इनका तो सवाल है ही नहीं, पर ये भी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो 200 में, जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर है उनको भी आप 200 के डिजिट में से माइनस करो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज उन्होंने क्या लिखा है, आप पेयर टेक्स्ट के ऊपर आइए, आपने पूरा डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको पहले लिखवाया जानबूझ के कि लिखते वक्त थोड़े लॉजिक लगे। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सिर्फ फोकस करो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड अ पर्सन हु हैव बीन इन फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मरली मतलब एक्स एम्प्लॉय है ऑफ द कंपनी, where members of the company while in the employment or have been continued to be the member after the employment is ceased shall not be included in the number of member. Are you guys getting the interpretation? बोलो हाँ या ना? मतलब पहली बात, प्रेजेंट एम्प्लॉय, फोकस कीजिएगा, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। पहली बात, प्रेजेंट एम्प्लॉय इन पॉइंट नंबर एक, बहुत ज्यादा हो गया, माय मिस्टेक। सो पहली बात, प्रेजेंट एम्प्लॉइज इन पॉइंट नंबर कौन सा? ए। एंड पॉइंट नंबर बी में पास्ट एम्प्लॉइज, ये दोनों के लिए क्या लिखा है? वेयर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है वो एम्प्लॉइज जो मेंबर नहीं है उनकी बात ही नहीं चल रही, प्रेजेंट एम्प्लॉइज की बात चल रही है, पास्ट एम्प्लॉइज की बात चल रही है, जो क्या है? मेंबर्स है। फिर नीचे बोला है कि वो अभी मेंबर है या फिर वो मेंबर कंटिन्यू हो रहे हैं इवन आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट इज ओवर, उन लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। काय में? नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब मैक्सिमम कितना? 200। आर यू गाइज गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है पक्का? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने एम्प्लॉइज का डिजिट निकाल के रखा है, यहाँ पे मैंने जो एम्प्लॉइज शेयर होल्डर छोड़ के रखे हुए हैं, देखो इनकी तो बात चली नहीं रही है, ठीक है? जो शेयर होल्डर नहीं उनकी बात तो चली नहीं रही, बात चल रही है एम्प्लॉइज हु आर द शेयर होल्डर। मुझे क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉइज हु आर द शेयर होल्डर्स के लिए? मुझे टोटल मेंबर्स लेने पड़ेंगे। टोटल क्या लिख बाजू से? मेंबर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं फिलहाल इसको लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल टोटल मेंबर्स है 150, या चलो कट टू कट करते हैं, मतलब समझ में आएगा। टोटल मेंबर्स है लगभग 215, और मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट एम्प्लॉइज, प्रेजेंट क्या लिख बाजू से? एम्प्लॉइज हु आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, ये अगर मैं बोल रहा हूं है 10, और मैं बोल रहा हूं पास्ट एम्प्लॉइज जो रिटायर हो गए या जिन्होंने रिजाइन कर दिया, वो एम्प्लॉइज मैं अगर बोल रहा हूं लेट्स से टोटल है 15, जो शेयर होल्डर्स है, जो क्या है बोले एक बाजू से? शेयर होल्डर्स है, वो कितने हैं बोले एक बाजू से? 15। तो मैं 215 में से ये 10 माइनस करूंगा, ये 15 माइनस करूंगा और आएगा 190। दिस इज माय एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है पक्का? जोर से बोले सुनो सा। वो सब ठीक है सर, वो सब ठीक है, पर ऐसा क्यों? क्यों मतलब एम्प्लॉय के साथ ये ज्यादती की जा रही है? वाई? उनको क्यों कैलकुलेट नहीं करना सर? हद हो गई है। तो फिर अगर कैलकुलेट नहीं करना तो शेयर काय को दिया उनको? अगर कैलकुलेट ही नहीं करना तो उनको शेयर क्यों दिया? नहीं देना था ना। वैसे भी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर है, जबरदस्ती उठा के एम्प्लॉय को शेयर पेल दी। एनीवन कैन गिव मी रीजन फॉर दिस?
ईसॉप क्या होता है? ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों होता है ये? थोड़ा सोचिएगा। पिछले 10 साल इंडिया के लिए स्टार्टअप बूमिंग ईयर्स माने जाते हैं। स्टार्टअप में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, पैसा ही नहीं होता। और बिजनेस जो पैसे के लिए चलता है उसमें पैसा ही ना हो, इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? सो स्टार्टअप में ना लोग टैलेंट को रिटेन सिर्फ एक ही बेसिस पे कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में तगड़ा पैसा कमाओगे। समझो मैंने स्टार्टअप शुरू किया और मैंने तुम लोगों को बोला मेरे स्टार्टअप में काम करो, तुम बोले सर सैलरी, बोला वो तो नहीं है। बोले सैलरी नहीं तो काम कैसे करेंगे? मैं बोला देख कंसेप्ट अगर चल गया ना तो यू विल बी मिलियनर, आई विल बी बिलियनर एंड टुगेदर वी विल बी झिलियनर। पर तुम बोले सर बिलियनर मिलियनर बाद में बनेंगे, उसकी आज की क्या गारंटी है? अरे मैं बोला तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सैलरी नहीं दे सकता पर कंपनी के शेयर कैपिटल का कुछ पोर्शन तो तुम्हें दे सकता हूं। बोलो हाँ है ना। तुमने थोड़ा सोचा कि हाँ यार मैं थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मार लूँ, खुद का कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल लूँ, थोड़ा सा 2-3 साल स्ट्रगल कर लूँ और सच में स्टार्टअप चल जाए तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। अरे बोलो हाँ है ना। ऐसे ही तो सब बने हैं ना। ये जो कंपनीज के स्टार्टअप, ये जो मिलियनर बिलियनर शार्क टैंक में जो लोग बैठे हैं वो कैसे मिलियनर बने हैं? आज हम बोलते हैं मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, क्यों है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ उसके पास में सच में 11 बिलियन के असेट्स है, जो भी 50-60 बिलियन के सच में कैश है, ऐसा नहीं है। ही इज अ बिलियनर बिकॉज ऑफ हिज शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों है? बिकॉज ऑफ शेयर्स ऑफ पेपाल, स्पेस एक्स, टेस्ला। इन सबके शेयर्स की प्राइस हाई है, इसलिए वजह से वो सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जा रहा है। सो अगर आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन होते हो और आपको भले ही फिलहाल कैश ना मिले पर आपको अगर कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर मिले जो कंपनी का ब्राइट आइडिया और फ्यूचर में बहुत ताकत से काम कर जाए, तो तुम काम करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? बोलो हाँ है ना। तो मैंने तुमको कुछ शेयर दे दिए, है प्राइवेट कंपनी, मैंने तुम्हें क्या दे दिए? शेयर। पर कल मुझे फंडिंग भी तो लगेगा। तो मैं गया सॉफ्ट बैंक के पास या शार्क टैंक के पास। मैंने शार्क टैंक को बोला सर पैसा चाहिए। तो बोले पैसा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह बताओ। मैंने सब बताया। बोले आपके एम्प्लॉयज़ ने कितना होल्ड किया है? मैं बताऊंगा। एम्प्लॉयज़ को मैंने 5% बांटा है। वो बोल आपको पता है कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी में इन्वेस्ट करने आता है ना, आप थोड़ा सोचिए। लेट्स से ये क्लास के 2 सेक्शंस है, यहां से लेफ्ट वाला, यहां से राइट वाला। अगर मैं बात करूं लेफ्ट वाले सेक्शंस अगर एम्प्लॉयज़ है जिनको मैंने शेयर्स दिए और राइट वाले लोग इन्वेस्टर्स है जिन्होंने मिलियंस और बिलियंस इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आप इनके साथ बैठना चाहोगे? पर क्या ये आपके साथ बैठना चाहेंगे जनरल मीटिंग में? क्योंकि इन्होंने जब पैसा दिया ना तो इन्होंने अनडाउटेडली एक चीज मतलब बिना बोले एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी है कि जब हम आपके कंपनी में पैसा डालेंगे तो मेंबरशिप राइट सिर्फ हमारे रहेंगे क्योंकि हम फंडिंग कर रहे हैं। एनीवेज एज एन एम्प्लॉय मैंने आपको शेयर दिया तब मैंने आपको पैसा मांगा क्या रहे? अल्टीमेटली आपको डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट है, कंपनी के सक्सेस में इंटरेस्ट है। अगर एम्प्लॉइज कंपनी का सक्सेस होगा तो पैसा कमाएगा, इनको भी कंपनी के सक्सेस में इंटरेस्ट है, पर इन्होंने एक्चुअल पैसा भरा है, तुमने एक्चुअल मेहनत भरी है। इन्होंने मेहनत भरी है, इन्होंने पैसा भरा है, और वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो पैसा भरने वाले को दिए जाते हैं। मेहनत भरने वाले को पैसा दिया जा सकता है और वो हम देंगे। जब शेयर प्रॉफिट में आएगा तुम उसको ओपन मार्केट में बेचोगे, तुमको पैसा जरूर मिलेगा। वी आर गिविंग यू मनी इक्विवेलेंट, नॉट मनी बट वी आर गिविंग यू मनी इक्विवेलेंट। बट इन लोगों ने पैसा भी दिया है, हो सकता है कई बार टैलेंट भी दिया है, और कंपनी को बुरे समय पे फंडिंग भी दिया है। तो एक्चुअल इन्वेस्टर्स विल नॉट लाइक टू सिट विद दोज हु आर वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी। नहीं तो कल जाके तो कंपनी का वर्कमैन भी इन्वेस्टर के साथ बैठ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एम्प्लॉइज जनरल मीटिंग में इन्वेस्टर्स के साथ ना बैठे, इसीलिए नंबर ऑफ मेंबर्स में से इनका नंबर कम कर दिया गया है। ला 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 आया क्या ध्यान में कि 2 कान में? अरे आया क्या? पक्का समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर? लॉजिक समझ में आया? सो इसीलिए देखो, एम्प्लॉइज आर नॉट बर्निंग देयर कैश फॉर द कंपनी।
एम्प्लॉय समय दे रहा है, वी टोटली एग्री, पर उसका मनी इक्विवेलेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। बट एक्चुअल कैश बर्नर कौन है? इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स जब कैश बर्नर होते हैं, दे वोंट एक्सेप्ट एनी अदर पर्सन्स डिसीजन मेकिंग इन देयर ओन। और जब वो खुद डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वो तुमसे डिसीजन सुनना भी नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हें मेंबर ही क्यों माने? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार, ये सुनो। पर फिर भी बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां शुरू होती है। पूछो क्यों? अब हम इसके एनालिसिस पे जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर ये टाइमलाइन है, क्या हुआ? इतना डीप एनालिसिस नहीं है, डोंट वरी। अगर ये टाइमलाइन है, बहुत अच्छे से फोकस करना, बहुत अच्छे से। अगर आप यहां पे एम्प्लॉय बने हो और ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट आपको शेयर होल्डिंग दिया गया, तो मुझे एक बात बताओ, वेदर यू विल बी कैलकुलेटेड इन द मेंबर? नो। दूसरी बात, आप एम्प्लॉय हो, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको शेयर होल्डिंग भी दिया गया, आगे जाके आपने रिजाइन कर दिया, कंपनी से रिजाइन कर दिया, नाउ यू आर नॉट इन द कंपनी, यू आर एक्स एम्प्लॉय, बट यू आर स्टिल अ शेयर होल्डर, वेदर यू विल बी कैलकुलेटेड एज मेंबर? क्या आपको मेंबर माना जाएगा? नहीं। पक्का क्लियर है? बोलो ये सुनो। चीजें यहां से खराब होगी, कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावना है। आप शेयर होल्डर थे, पहले ही ओपन मार्केट से शेयर ले लिए थे, फिर आप एम्प्लॉय बने और आपका शेयर होल्डिंग कंटिन्यूड है। नाउ टेल मी वेदर यू विल बी कैलकुलेटेड एज मेंबर? यस और नो? यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। क्यों यस? हाँ, अब आए तुम जगह पे। अभी कैसे पता चला? पैसा डाला करके। समझ में आया? नाउ यू विल बी कैलकुलेटेड एज अ मेंबर। नीचे अगर एम्प्लॉय हो, रिजाइन कर दिया, अभी बन गए एक्स एम्प्लॉय, रिजाइन करने के बाद शेयर परचेस किए, क्या आप मेंबर कैलकुलेट किए जाओगे? पक्का क्लियर है? लास्ट केस, अगर शेयर होल्डर हो पहले से, बाद में एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर दिया, शेयर होल्डर यहां पे भी थे, शेयर होल्डर यहां पे भी हो, क्या मेंबर बने जाओगे? यस और नो? ऑफ कोर्स यस। लास्ट में भी सबसे लास्ट, अभी आ गया तो शेयर होल्डर ऑलरेडी थे 100 शेयर्स के लिए, एम्प्लॉय बने, ऊपर से शेयर्स मिले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, फर्दर 200 शेयर्स। अब एक्चुअल होल्डिंग था 100, दूसरा होल्डिंग आया 200, क्या मेंबर माने जाओगे? नो सर या यस सर? नो या यस? अब कुछ बच्चे इमीडिएटली दिमाग लगा लियो, सर 100 के लिए यस, 100 के लिए यस, 200 के लिए नो। तो क्या करना फिर? मेंबर को ऐसा 1/3 काटने का है? सिंपली ही विल बी कैलकुलेटेड एज अ मेंबर एज अ 1 ओनली ना, तो ऐसे केस में उसे 1 करके काउंट करना चाहिए। रही बात वोटिंग राइट की, तो ही विल गेट अ वोटिंग राइट ओनली फॉर 100 शेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? पक्का समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट और द पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड। यहां तक आइडिया क्लियर है? तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट क्लियर किए हैं। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और दूसरा मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितना? 200। यहां तक आइडिया क्लियर है? तीसरा पॉइंट बाकी है, डेफिनेशन पढ़ो। थर्ड पॉइंट क्या है बोलो? प्लीज टेल मी, क्या है थर्ड पॉइंट? इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? प्रोहिबिटेड। अब आप सोचो, मतलब देखो मित्रों, देखो पहले रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर वर्ड यूज किया है, रेस्ट्रिक्शन वर्ड, बराबर इन्विटेशन टू पब्लिक में कैसे प्रोहिबिटेड यूज कर लिया? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो इन्विटेशन टू पब्लिक इसके एक बार से नॉट अलाउड। मतलब क्या है इसका? एनीवन टेल मी? इसका मतलब यह है, पहली बात, पहला वर्ड कौन सा है? इन्विटेशन। इन्विटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्विटेशन वर्ड का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस। इन्विटेशन टू ऑफर पता है ना? हाँ है ना? सो प्रोस्पेक्टस, इन्विटेशन टू पब्लिक, मतलब प्रोस्पेक्टस टू किसको बोले एक बाजू से? पब्लिक। क्या हम पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं? नहीं, नॉट अलाउड। यहां तक आइडिया क्लियर है? पर पूछो क्या?
इसको जरा पॉइंट 1 के साथ रीड करो। किसी को कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हाथ रेज एंड टेल मी। बोलो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद भी आप नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी थ्रू आउट द लाइफ इवन टिल द वाइंडिंग अप इनविटेशन टू पब्लिक नहीं दे सकती। मैं जो दिखा रहा हूँ ये पॉइंट, इसमें से कुछ समझ में आना चाहिए। पॉइंट 1 एंड पॉइंट नंबर 3 अगर साथ में पढ़ो तो कुछ चीज़ पता चलेगी यहाँ से ही। बताओ, सुनना चाहोगे? जोर से बोलो सुनो। किसको समझ में आया? जिसने बहुत जोर से ओ बोला, ओ। डिवेंचर्स बॉन्ड्स, डिवेंचर्स बॉन्ड्स क्या? हाँ, बात समझो। इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड माना, बट अगर मैं पॉइंट नंबर 1 प्लस पॉइंट नंबर 3 को पढ़ूं तो प्लीज डू अंडरस्टैंड देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स ऑन ट्रांसफर ऑफ, क्या बोले एक बार जो से शेयर्स। ये इंटरप्रिटेशन आता है पहला, बोलो हाँ है ना? दैट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, ऑन ट्रांसफर ऑफ क्या बोले एक बार जो से डिबेंचर्स, रादर आई विल से डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बोलो हाँ या ना? और फिर इन्होंने बोला है पॉइंट नंबर 3 में नो इन्विटेशन टू पब्लिक। नो इन्विटेशन टू किसको बोले एक बार से? पब्लिक। व्हेन दे से देयर इज नो इन्विटेशन टू पब्लिक, वेदर दिस कंडीशन विल बी अप्लीकेबल फॉर द शेयर्स और वेदर दिस कंडीशन विल बी अप्लीकेबल फॉर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किसके लिए अप्लाई होना चाहिए? इट विल बी ओनली अप्लीकेबल फॉर क्या बोले एक बार जो से शेयर। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए कंडीशन अप्लीकेबल है ही नहीं, विच अल्टीमेटली इंटरप्रेटेड एज द इन्विटेशन or the prospectus can be issued, can be क्या बोले एक बार जो से issued for debt instruments, और क्या बोले एक बार जो से debt instruments। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस वजह से अब प्राइवेट कंपनी, कौन सा कंपनी? अ प्राइवेट कंपनी कैन बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर डिबेंचर्स। ऐसे कितने तो भी प्राइवेट कंपनीज है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ डिबेंचर्स के लिए लिस्टेड है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो डेट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं वो सारे के सारे इन प्राइवेट कंपनीज के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी लॉजिकली, ये चीज आपको पता भी नहीं होगी, बट ट्रस्ट दिस, आगे जाके जब आप इंटर पे जाओगे आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर के लिए लिस्ट हो सकता है, शेयर्स के लिए नहीं, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, देयर इज ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? इट इज एज गुड एज, आप थोड़ा इसको ऐसा सोचो ना कि भाई साहब हमने शेयर्स को ट्रेड करने की जगह पे डिबेंचर्स को ट्रेड किया। अगर मैं थर्ड पार्टी बैंक से लोन ले सकता हूं तो मैं थर्ड पार्टी बैंक को डिबेंचर्स क्यों नहीं दे सकता? और अगर मैं थर्ड पार्टी बैंक को डिबेंचर दे सकता हूं तो मैं किसी भी थर्ड पार्टी को डिबेंचर दे सकता हूं, और मैं किसी भी थर्ड पार्टी को डिबेंचर दे सकता हूं तो उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने में दिक्कत क्या है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। मैं चाहूंगा इन चीज़ों को लिख लो, मेरे सामने ही लिख लो, स्क्रीनशॉट मत मांगना। पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गो फॉर इट फास्ट। स्क्रीनशॉट भी वैसे मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट राइट इट डाउन। सॉरी। हाँ एक सेकंड, ऊपर वाला लिख लो पहले, बाद में नीचे। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। जितना दिख रहा है पहले सब लिख लो, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा।
साइड बाय साइड लिखना, साइड बाय साइड, ठीक है, दोनों साइड का लिखना, क्योंकि स्क्रॉल में वर्टिकली करूँगा तो आपका लेफ्ट साइड का मिस हो जाएगा। पहला स्क्रॉल ऊपर ऊपर का, दोनों साइड का ऊपर का हो गया है। जी सर। हाँ, कौन से सेकंड पॉइंट में? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा स्पेलिंग वो, अच्छा ओके, माय मिस्टेक, सॉरी, मैंने ठीक से नहीं लिखा, ऐसा बोल रहे हो ना? अरे तो सही है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, इतना डर मत भाई, तुम सिर्फ धिंगाने करोगे तो मैं डांटूंगा, सही चीज़ के लिए नहीं डांटूंगा, डोंट वरी। अभी भी ठीक से नहीं लिखा है, डोंट, बट आई होप समझ में आ रहा है। तुम्हारी क्या फट्टी है क्या मुझसे? फट्टी है तो अच्छी बात है, सिर्फ पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। हमारे टीचर्स का, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हमको बहुत गुस्से में रहना पसंद है, बट क्या होता है, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्क्रॉल करूँ नीचे, दोनों साइड का हो गया है लिखना सबका। और कितना जूम करूँ? बोथ साइड डन। चलो स्क्रॉल डाउन। अब किसी का अगर बाजू का रह गया है तो फिलहाल ये लिख लो, एनीवेज आई विल शेयर स्क्रीनशॉट, तो उस वक्त आप वापस से लिख सकते हो। चलो लिख लो फटाफट। सॉरी, सॉरी, एम्प्लॉय जो शेयर होल्डर है मेंबर नहीं माना जाएगा। एवरीबॉडी डन? बच्चों शट, एक बार मुझे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वापस एक्शन से करके दिखाओ, ठीक है, रेडी? अ प्राइवेट कंपनी हैविंग कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब
एंड बाइट्स क्या है बोले एक बार, ए ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड, हम दो, हमारे 200, जॉइंट होल्डिंग विल बी कैलकुलेटेड एज 1, प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड एंड इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड. अब एक्चुअल डेफिनेशन का इतना सारा एनालिसिस आपको याद रखना जरूरी है. नहीं तो पहले मस्त एक्शन कर लियो, बोले हो गया. नहीं, एक्चुअल डेफिनेशन जो एनालिसिस है वो है. आप जितना ज़्यादा डीप लेवल एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा ज्ञान आपको याद रहेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़े, बोलो यस और नो. यहाँ तक आइडिया क्लियर है. चलो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जो है पब्लिक कंपनी का. किसका बोले एक बार, पब्लिक. देखो ओपीसी हो गया, प्राइवेट हो गया, नाउ विल गो फॉर पब्लिक. ठीक है, सबका लिखना हो गया है गाइस. अच्छा ब्रेक चाहिए तुम्हें भाई, कुछ चाहिए चाहिए ही या पढ़ा दूं. ठीक है, 5 मिनट्स का मैक्स ब्रेक ले लो, पर फटाफट वापस आ जाना. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. तब तक जिसको लिखना है वो लिखते बैठो, पहले ही दे देना चाहिए. हम्म
ओके, टेक योर प्लेसेस फास्ट। एवरीबॉडी चलिए शुरू करें, बोलो हाँ है ना, लेट्स गो। अब यहाँ पे बच्चों प्लीज फोकस, यहाँ पे हमने डेफिनेशन कंप्लीट किया है किसका, बोले एक बार से, प्राइवेट कंपनी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। सो एज हमने प्राइवेट में जो चीज़ की सेम टू सेम हमको पब्लिक कंपनी के लिए करनी है। आ जाइए। सो ये है पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, छोटा सा ही है, इतना ही है, फ्रॉम हियर टिल हियर। इसको एक बार आप आपके बुक के अंदर लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। फटाफट फटाफट लिखना, फ्रॉम दिस टिल दिस। बच्चों लिखना है फास्ट, बातें ना कीजिए प्लीज़। चल लिखना हो गया सबका। चलो डन, लिखना हो गया है सबका। ओके, एक बार डेफिनेशन में पढ़ता हुआ आपके साथ में सो समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट, इससे अच्छी डेफिनेशन और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया, कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी नॉट अ प्राइवेट। प्राइवेट में भी ऐसा कुछ लिख देते, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक।
हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, जो अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं है, दैट अ कंपनी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डेफिनेशन में 7 मेंशन किए हैं, जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ दिए नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने नीचे पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया है, दैट्स इट। That a company which is a subsidiary company, not being a private company, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such a subsidiary company continues to be a private company in the article. ऐसा लग रहा है कि लिखने वाले ने ऐसे एक सांस भरी, अब ये पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा, बट उसके पहले थोड़ा सा डेफिनेशन का एनालिसिस कर लेते हैं। इज इट वेरी क्लियर? सो मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हो, आ जाइए फटाफट। सो वी आर लुकिंग एट कौन सा कंपनी, प्लीज टेल मी गाइस। अ पब्लिक कंपनी, हेडिंग डालिएगा सब लोग। सेक्शन कौन सा है गाइस पब्लिक कंपनी का? 2 सबसेक्शन नंबर 60, सॉरी माय मिस्टेक, 2 सबसेक्शन नंबर 72 71। सो अ पब्लिक कंपनी इज इट 2 सबसेक्शन 71, और पब्लिक कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज बोली है पॉइंट नंबर 1 में, दैट इज इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इट इज नॉट अ कौन सा कंपनी बोले एक बार? प्राइवेट कंपनी। देखा सबने? बच्चों बोलो हाँ है ना? क्या लगता है, एवी आलसीपना आ गया इसलिए लिखा ड्राफ्टमैन ने, या जानबूझ के लिखा है? क्यों लिखा है जानबूझ के? ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो इसमें क्या जानबूझ के लिखने लायक है? नहीं है प्राइवेट, वो तो हमको ही मालूम है पब्लिक कंपनी प्राइवेट नहीं, तो क्यों लिखा, क्यों ये? एनीवन कैन टेल मी द रीजन? हिंट दो आपको, हिंट। ये रही आपकी हिंट। ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ याद है हमें? क्या मतलब है मुझे बताओ इसका? एनीवन? जी बोलिए। ओके, और? हाँ, एक्चुअली जब वो ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं ना, ड्राफ्टमैन ने एवी आलसीपना इसलिए नहीं लिखा है। ड्राफ्टमैन ने जब ये लिखा है, व्हेन ही रोट दिस दैट पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक्चुअली मीन्स दैट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन which were there for the private company shall not be applicable for the public company. The sentence itself says that कि private company, sorry my mistake गलत हो गया ये, so the sentence itself says that all the restrictions of the private company which are made by article of association shall not be there in the कौन सा कंपनी बोले एक बार? पब्लिक। तो ये जो एक सेंटेंस है, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये एवी फ्लूक में नहीं लिखा गया है, ये उसने सोच समझ के लिखा है, which he mean to say that कि if a public company, if we are defining and if we say that it is not a private company, which actually means point number 1, there is transfer of shares, ट्रांसफर ऑफ क्या लिख बाजू से? शेयर्स इज फ्रीली परमिटेड। और सिर्फ ट्रांसफर क्या, हम तो ट्रेडिंग भी करवाते हैं शेयर्स का अभी, बोलो हाँ है ना? पॉइंट नंबर 2 लिखते जाइए साथ साथ में। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या था? व्हाट वाज सेकंड रिस्ट्रिक्शन एज पर एओए? हम दो, हमारे 200, पर पब्लिक कंपनी में 200 का रिस्ट्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। सो नो लिमिट on maximum number of members, और तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या था गाइस? इन्विटेशन टू पब्लिक वॉज, सब जन बोलेंगे इन्विटेशन टू पब्लिक वॉज नॉट अलाउड, पर अब यहां पे इन्विटेशन टू पब्लिक अलाउ होगा क्या? यस। सो इन्विटेशन टू पब्लिक is allowed. Allowed for what? For shares as well as for debt instruments.
और शेयर्स एज वेल एज कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सबको समझ में आया? सो व्हेन दे से दैट पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब है तीनों की तीनों रिस्ट्रिक्शन आपके डाइल्यूट हो गए। यहां तक आइडिया क्लियर है? दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं जा रहा हूं डायग्राम में, साथ में यहां लिखना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हालांकि उन्होंने मॉड्यूल में नहीं लिखा है, बाद में पॉइंट के अंदर लिखा है, तो ये डेफिनेशन का पार्ट है, बट एक्चुअली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शॉल बी 7, मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट। मिनिमम मेंबर्स 7 होंगे, मैक्सिमम के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर इसके अंदर मुझे और 2 सवाल आते हैं। पॉइंट नंबर 1, जॉइंट होल्डिंग का क्या करें? जॉइंट होल्डिंग का क्या करें? पब्लिक कंपनी में जॉइंट होल्डिंग को 1 माने या जितने जॉइंट होल्डर से सबका नंबर काउंट कर ले? 1 माने या सबका काउंट कर ले? बट इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहले ही बोला है। तो इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में जो जो लिखा है वो सब गायब हो जाएगा। नो सर या यस सर? ओके, याद रखना जॉइंट होल्डिंग का ये कंडीशन जो है, ये अक्रॉस द लॉ सबका सेम चलता है और अक्रॉस द डेफिनेशन, तो जॉइंट होल्डिंग शुड बी काउंटेड एज 1। दूसरा, व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स, काउंट करने चाहिए नहीं करने चाहिए? शॉल बी काउंटेड और नॉट? शॉल बी काउंटेड। शॉल बी क्या बोले एक बार उसे? काउंटेड। ठीक है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। यहां तक आइडिया क्लियर है? अब जो ये थर्ड कंडीशन है, ये लिख लिया सबने? पक्का लिख लिया? बोलो हाँ है ना? अब जो थर्ड कंडीशन है, दैट इज दिस प्रोवाइडेड वाला पैराग्राफ, मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताइए क्या है? एनीवन नोज दिस? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? प्राइवेट का सब्सिडरी पब्लिक, उल्टा हो गया। ओके, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आ जाइए। डायग्राम को थर्ड ब्लॉक में लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है, समझो कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कोई पब्लिक कंपनी है, उसका क्या बोले एक बार उसे? सब्सिडियरी। ये प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसा बोला गया है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, इसको भी डीम्ड पब्लिक माना जाएगा। इसको भी क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक। ये कंपनी को हम डीम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। ये उस पैराग्राफ का मतलब है। अब सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों? वाई सो? चलो उन्होंने बोल दिया, हमने मान भी लिया, पर क्यों माने? वाई? बोलो, एनीवन? कोई आंसर किसी के पास? ओके, लॉजिक बोलूं। लेट्स से कंपनी है ए लिमिटेड, क्या ये पब्लिक कंपनी है? अरे बोलो ना हाँ है ना? तो इस कंपनी में पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है, वो किसका इन्वेस्ट हुआ है? पब्लिक का। रत्नो, अरे बोलो ना हाँ या ना? अब जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सब्सिडरी बनाएगा, तो बी लिमिटेड का मिनिमम 51% मेजॉरिटी कैपिटल होल्ड करेगा। इसका मतलब पब्लिक का जो पैसा ए लिमिटेड में लगा है, वो पैसा नीचे भी फ्लो होगा, और वो पैसा कहां लगेगा? बी प्राइवेट लिमिटेड में। बोलो हाँ या ना? अब बी प्राइवेट लिमिटेड में 2 ही मेंबर से समझो, सिर्फ 2 मेंबर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर भी काफी होते हैं। एक मेंबर कौन है? ए लिमिटेड, जिसने होल्ड किया है कितना कैपिटल? 51%। और दूसरा कोई भी अदर मेंबर है जिसने कैपिटल होल्ड किया है 49%। अरे पर ये 51% तो पब्लिक का पैसा है ना,
अब पब्लिक कंपनी का लॉजिक क्या है? पब्लिक कंपनी का क्या ये लॉजिक है क्या कि सिर्फ पब्लिक ही मेंबर होनी चाहिए? या पब्लिक कंपनी का लॉजिक ये है कि जहां पे पब्लिक का पैसा रखा है वो पब्लिक होनी चाहिए? जहां पे पब्लिक का पैसा लगा है वो पब्लिक होनी चाहिए ना, बिकॉज पब्लिक सी डिफरेंस क्या है? पब्लिक कंपनी ये ज्यादा रिस्कियर वाला प्रोजेक्ट है, प्राइवेट कंपनी कम रिस्कियर है। इसलिए पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट के लगभग सारे सेक्शन अप्लाई होते हैं, पर प्राइवेट कंपनी में आप ही का पैसा है, खाओ पियो जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए प्राइवेट कंपनी को कम सेक्शन अप्लाई होता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, अगर पब्लिक कंपनी को, लेट्स से पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन में से 400 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस कंपनी में पैसा किसका लगा है? पब्लिक का। तो मेरा यह सवाल है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर पब्लिक का पैसा पुल किया गया है, उसको भी 470 सेक्शन में से 400 सेक्शन लगने चाहिए, या 470 सेक्शन में से सिर्फ 170 लगने चाहिए? 400 के 400 लगने चाहिए। इसी वजह से इसको प्योर पब्लिक नहीं, बट इसको क्या बोला गया है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी को जो सारे सेक्शंस एप्लीकेबल है वो उस प्राइवेट कंपनी को भी अप्लाई होंगे जहां पब्लिक का पैसा लगा है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहूंगा ये लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। लिमिट 200 ही रहेगा, पर उसको प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट के बचे हुए अदर देन डेफिनेशन के, वो सारे के सारे पब्लिक के लगेंगे। डन एवरीबॉडी? लिखना हो गया? एवरीबॉडी डन? बोलो हाँ है ना? सो यहाँ पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन आपका होता है क्या? बोले एक बार से खत्म। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। दैट इज अ फोर्थ डेफिनेशन, जो है स्मॉल कंपनी का। मुंडी उंडी झटको, डेफिनेशन बहुत वाहियात है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फिलहाल आपने इतना एरिया लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सारे डेफिनेशन जानबूझ के लिखवा के ले रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में आपको कोट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोट कर लीजिए, लिख लीजिए जैसा का वैसा। क्या हुआ? अच्छा, कलर क्यों नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? क्यों ऐसे? तो देखो,
एवरीबडी डन? सांगा हो, आगे बढ़ू मैं पक्का? एवरीबडी यस और नो? ओके, एक बार डेफिनेशन में आपके लिए पढ़ता हूँ, लेट्स गो साथ साथ में। रेडी? आर यू गाइस रेडी? फोकस। स्मॉल कंपनी given under section 2 subsection 85 of the companies act। एस वाला मेजर है, 85 में स्मॉल, सब्सिडरी 87 में, हाँ है ना? विच मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक। प्राइवेट में कुछ नहीं लिखा था, पब्लिक में लिखा था अदर देन प्राइवेट, स्मॉल में लिखा अदर देन पब्लिक। चलने दो ये। अब अदर देन पब्लिक मतलब स्मॉल कंपनी हमेशा कौन सी कंपनी होगी बोले एक बार से? प्राइवेट। प्राइवेट छोड़ के कोई भी कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती, तो पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं हो सकती, भले ही वो कंडीशन कंप्लाई कर ले। Is it very clear? Having a paid up share capital which does not exceed 50 lakh or such a higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores and turnover which shall not be in immediately preceding financial year shall not exceed 2 crore or such a higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crores. La 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 la. तो मुझे बताओ, what is small company? मतलब 50 लाख से लेके, सर पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो कंपनी क्या हो गई? स्मॉल। और 50 लाख के नीचे है तो टाइनी, है ना? अरे तो 50 लाख से 10 करोड़ में स्मॉल, तो 50 लाख के नीचे टाइनी ना, मिनी, माइक्रो, माइक्रो, एंड अबाउट 10 करोड़ मैक्रो। इज इट लाइक दिस? मैं चाहूंगा एक बार 30 सेकंड वापस गुस्से से देखे डेफिनेशन को, ट्राई करें समझने का क्या कह रहे हैं। कुछ झेपा? तो पहले जो झेपा था वो भी खराब हो गया। ओके चलो समझने की कोशिश करें, बोलो हाँ है ना? ओके, कुछ मत करना, कुछ ड्रॉ मत करना, स्पेसिफिकली इस डेफिनेशन में बहुत अच्छे से ध्यान देना सिर्फ, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो, फोकस। टाइप्स ऑफ कंपनी से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट है प्राइवेट, दूसरा पार्ट है पब्लिक। लाइन नंबर 1 इटसेल्फ कहता है कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती, तो यहीं पे इसका गेम खत्म है। बोलो हाँ है ना? तो जो कुछ भी हम जीवन में डिस्कशन कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ओपीसी और दूसरा अदर प्राइवेट कंपनीज। मेरे प्यारे सुस्त रत्नो, आज रिप्लाई दोगे कुछ? ऐसा लग रहा है खुद ही को पढ़ा रहा हूं मैं। बात किसकी चल रही है बोले एक बार उसे? ओपीसी और दूसरा कौन सा? प्राइवेट। इसको मैं कंबाइन करता हूं और इसको चीर फाड़ के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है पेड अप कैपिटल और दूसरा है टर्नओवर। फिर उसके बाद में एक स्केल लेंगे, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, हाँ है ना? बराबर हाँ है इस पे है। सो पेडअप कैपिटल एंड क्या बोले एक बार उसे? टर्नओवर। पहले डिस्कशन सिर्फ पेडअप कैपिटल का होगा। आर यू गाइस रेडी? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। पेडअप कैपिटल समझ जाओगे, टर्नओवर खुद भी कर सकते हो। तो पेडअप कैपिटल मुझे बताओ कितना बोला है पेडअप कैपिटल? सब लोग बोलेंगे रुपए 50 लाख से लेके रुपए 10 करोड़। बोलो हाँ है ना? अब बहुत अच्छे सुनना, बहुत प्यार से सुनना, ठीक है? ये है आपका मनी लाइन। कौन सा लाइन? मनी लाइन। इधर है पेडअप कैपिटल 0, पेडअप कैपिटल इज इक्वल टू 0। यहां है पेडअप कैपिटल रुपए 50 लाख और यहां है पेडअप कैपिटल रुपीज 10 करोड़। सबको समझ में आ रहा है? अब सुनिए एग्जैक्टली स्मॉल कंपनी क्या है।
50 लाख से लेके 10 करोड़ जो है ना, वो स्मॉल कंपनी की लिमिट नहीं है. डोंट टेक इट एज अ लिमिट. 50 लाख टू 10 करोड़ इज अ रेंज. जिस रेंज में से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हर साल सिलेक्ट करेगा कि कितना अमाउंट उसको स्मॉल कंपनी के लिए डिक्लेयर करना है. लेट्स से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स फेल्ट दैट कि बहुत कंपनीज को एग्जम्पशन मिला है, इसलिए बहुत फ्रीडम ऑफ बिजनेस हुआ है, और फ्रीडम ऑफ बिजनेस की वजह से बहुत इकोनॉमी बूम हो रही है, और इकोनॉमी बूम की वजह से बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है. तो इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी बूम को कंट्रोल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, और स्मॉल कंपनी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ बिजनेस कंट्रोल तब होगा ना जब आप ज्यादा कंपनीज को ज्यादा रेगुलेशन लगाओगे, और स्मॉल कंपनी को तो एग्जम्पशन पे एग्जम्पशन मिलते हैं. तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सोचा कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इफ वी कीप द पेड अप कैपिटल लिमिट एज ₹60 lakhs, तो जाके हम कम से कम कंपनीज को स्मॉल कंपनी करके कैटेगराइज करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 all the companies having capital from 0 till 60 lakhs will be considered as a small companies, and all the companies having paid up capital above 60 lakhs will be considered as a big company. एंड बिग कंपनीज को कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन ज्यादा लगेंगे तो फ्रीडम ऑफ बिजनेस कम रहेगा. जितनी ज्यादा कंपनी बिग होंगी उतना फ्रीडम ऑफ बिजनेस कम, उतना इकोनॉमी कम, उतना इन्फ्लेशन कम. इज इट वेरी क्लियर? सर क्या ये चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है. फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27, इफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फील लाइक कि नहीं, अरे यार बहुत इकोनॉमी बहुत ध्वस्त हो गई है, देयर इज अ डिफ्लेशन, मार्केट को अपलिफ्ट करना जरूरी है, मोटिवेशन ही नहीं बचा है मार्केट में, पैसा ही सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो स्मॉल कंपनी की लिमिट इन्होंने बढ़ा के कर दी ₹7 करोड़. कितना बोले एक बार? 7 करोड़. तो इससे ज्यादा कंपनी स्मॉल कंपनी में आएगी, ज्यादा से ज्यादा कंपनी स्मॉल में आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हैव एग्जम्पशंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट, ज्यादा से ज्यादा कंपनी हैव एग्जम्पशंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट विल हैव अ फ्रीडम ऑफ बिजनेस. द मोर द नंबर ऑफ कंपनीज विल हैव फ्रीडम ऑफ बिजनेस, द मोर द इकोनॉमी विल ग्रो, द मोर द इकोनॉमी विल ग्रो, द इन्फ्लेशन विल बी कमिंग अपसाइड. इज इट वेरी क्लियर? इसका मतलब ये है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 all the companies having paid up capital from 0 till 7 crores will be considered as a small, and all the companies above 7 crore will be considered as a big company. और इनको पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा. सर ये लिमिट कहां तक हो सकती है? लेट्स से 10 करोड़ करनी है सर लिमिट, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27-28 आप कर दो कि भैया स्मॉल कंपनी की लिमिट 10 करोड़ है भाई साहब, पूरी यूटिलाइज कर लो 10 करोड़. तो 0 से लेके फॉर 27-28 ऑल द कंपनी 0 से लेके 10 CR तक के क्या हो जाएगी? स्मॉल. अबाउ 10 करोड़ विल बी कंसिडर्ड एज अ बिग कंपनीज. इज इट वेरी क्लियर? सो 50 लाख से 10 करोड़ इज नॉट अ लिमिट, इट इज अ रेंज. और ये रेंज में खेलने का ये ग्राउंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के खेलने के लिए, और मिनिस्ट्री को बोला इसी के अंदर खेलने का, इसके बाहर निकलने का क्या नहीं. इसका सिंपल मतलब क्या है? एक और सिंपल मतलब इसका क्या है? क्या कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेस देन 50 lakhs अमाउंट बोल सकता है स्मॉल कंपनी का? नहीं. इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ वो समझो. इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है 50 लाख की नीचे की कंपनीज परमानेंटली स्मॉल रहेगी. बराबर है ना? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो 50 लाख के नीचे आ ही नहीं सकता. अब आ ही नहीं सकता तो 50 lakhs तक की तो सारी की सारी परमानेंट स्मॉल हो गई ना. क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कभी मोर देन 10 CR जा सकता है क्या? नहीं. इसका मतलब है कि 10 CR के ऊपर की कंपनीज परमानेंटली क्या रहेगी? बिग कंपनीज, और उनको परमानेंटली कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा लगता है. आर यू गाइस अंडरस्टैंड? बोलो हाँ या ना. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेल? सार
सर अगर ऐसा है तो करंट ईयर में भी कोई लिमिट होगा, तुम हमें पहले जा रहे करंट ईयर का तो लिमिट बोलो। तो बोला है ना, ऐसा नहीं नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, पहले कंसेप्ट तो समझो। सी दिस, बोल्ड और इटैलिक्स में दिया है इंस्टीट्यूट ने। For the purpose of the sub clause 1 and 2 of the clause number 85, that is subsection 85 of the section 2, the paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees 4 crores and rupees 40 crores। मतलब फिलहाल पेड अप कैपिटल की स्मॉल कंपनी की जो लिमिट दी है वो रुपए कितना है, 4 करोड़। तो 0 से लेके 4 करोड़ वाली सारी क्या हो गई, स्मॉल, एंड 4 करोड़ के अबव वाली सारी क्या हो गई, बिग। एग्जैक्टली क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो अब बात जाते हैं टर्नओवर पे। टर्नओवर कितना बोला है, प्लीज टेल मी। टर्नओवर बोला है रुपीस का, सॉरी, टर्नओवर बोला है रुपीस कितना, 2 करोड़ से लेके रुपीस कितना, 100 करोड़। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये तो आप भी कर सकते हो। अगर पेडअप कैपिटल आपको ठीक से समझ में आए तो टर्नओवर आपको करते आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो मैं चाहूंगा पहले पेडअप कैपिटल लिख लो, टर्नओवर होमवर्क में करके लाने का है। ठीक है, रैंडम कोई भी 3 फिगर्स लेने के हैं और जैसा पेडअप कैपिटल लिखा है वैसा ही टर्नओवर लिख के लाने का है। इज इट वेरी क्लियर, कैन यू डू इट गाइस, सुस्त रत्नो, कैन यू डू इट, वेरी गुड। अच्छा ऊपर से लिखना पड़ेगा, हाँ लिखो ऊपर से। अच्छा पेज के 2 पार्ट कर देना, हाँ, और आधे अधूरे पेज में मत लिखना, बहुत फटके खाओगे, वो साइज देखो उसका। पेज को पहले ही हाफ पार्ट में डिवाइड करो, फिर लिखना शुरू करो। एक साइड पेडअप कैपिटल आएगा बाद में तो एक साइड टर्नओवर।
अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल्स है, हाँ, जो मैंने दोनों तीनों दिए, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, अदरवाइज उनको लिमिट मत मानना। जो 4 करोड़ की लिमिट बोली है दैट इज एक्चुअल वन। एवरीबडी डन? ओके, डन एवरीबडी? चल, आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल टर्नओवर का रैंडम फिगर्स लेके पूरा का पूरा चार्ट बना के आना, ठीक है? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ है, ये कल कंप्लीट होगा। थोड़े बहुत पार्ट्स बाकी, एक बार आप टर्नओवर कर दो तो फिर मैं समझा सकता हूँ, ठीक है? आज के लिए काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।